जिस मैग्नेट से हम बचपन में खेलते रहते हैं ना, या फिर अभी भी कोई खेलता हो मुझे पता नहीं, उसी मैग्नेट को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर किसी ने वो पहले से पढ़ लिया हो, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सोलोनाइट, टोरनाइट, फलाना ढिमकाना ढिमकाना, उसमें देखना उतना अपन रियलपन सा फील नहीं आता, अपनापन सा फील नहीं आता। आखिर यार क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ोगे तो पता बहुत मज़ा आएगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार कि आखिरकार मैग्नेट कितने टाइप की होती हैं। तो मैग्नेट होती है हमारे पास दो टाइप की। एक होती है नेचुरल, जो नेचर में पाई जाती है, जैसे पत्थर पाए जाते हैं ना, वैसे ही नेचुरल मैग्नेट के ही पत्थर पाए जाते हैं। उससे आयरन पीस, कोबाल्ट, निकल, ये सब चिपकते हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो कि सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से नहीं चिपकता है, बाकी एलिमेंट भी इससे चिपक जाते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट और भी दूसरे मटेरियल हैं, मैग्नेट से चिपक जाते हैं, नेचुरल मैग्नेट। इसकी कहानी 8th 9th या 10th में कहीं पढ़ी होगी कि एक बकरी चराने, मतलब या फिर भीड़ चराने वाला आदमी था, वो जंगल में जाता था, फिर उसकी लकड़ी एक पत्थर से जाकर चिपक जाती, उसे लगता पहले भूत है फलाना, मतलब वही कहानी है। अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को हिस्ट्री में, अपन हिस्ट्री नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर नेचुरल मैग्नेट अपने पास रही। फिर हमने देखो, नेचुरल मैग्नेट इतना पर्याप्त है भी नहीं अपने पास। और दूसरी बात है कि मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट की कुछ मतलब लिमिटेड प्रॉपर्टी हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ घटाना बढ़ाना हो या फिर कहीं और जगह यूज़ करना, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने बनाई आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप से बनती हैं, कि एक किसी आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करके बनाना, या फिर उससे ही बना सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से भी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे सोलोनाइट और नाइट, कई अगर सब वीडियो अपलोडेड है, वहाँ भी कवर जाके कर सकते हो। देखो, तो हाँ, अपन पढ़ेंगे कि देखो, फिर हम लोगों ने क्या कहा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी हमने चार टाइप में मतलब देखा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितनी टाइप की देखी जाती हैं। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, जैसे तुम लोग अक्सर किताबों में कहीं ना कहीं देखते रहते हो कि एक जगह नॉर्थ होता है, एक जगह साउथ होता है। फिर होती है एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जनरली कंपास में लगाई जाती है, या फिर उसको मान अपन बना भी सकते हैं कि ऐसे लो, ये मैग्नेट की नीडल, एक कोई नीडल ले लो आयरन की, उसे मैग्नेटाइज कर दो तो मैग्नेटिक नीडल बन जाती है। हॉट शू मैग्नेट को तुमने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, अगर कभी बचपन में कार्टून देखते हो तो इस तरीके से होती है। और मैंने ये मैग्नेट आज तक नहीं देखी है, क्या समझे। और वॉल एंडेड मैग्नेट, ये कुछ नहीं कि ऐसे वॉल ऐसे बनाए जाते हैं, अपना अपना तरीका है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट अपन ने इतना पढ़ लिया है। आखिरकार अगर तुम देखोगे, देखो इस टॉपिक को अगर देखोगे तो मैटर तो तुम्हें समझ में आता है। मतलब मैटर मतलब वही जो कोई जगह स्पेस ऑक्यूपाई करे, या फिर जिसका कुछ ना कुछ मास हो। अब बात आती है कि मैग्नेटिज्म आखिरकार क्या है, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। मैग्नेटिज्म समझने से पहले हम लोग को समझना है मैग्नेट। देखो, मैग्नेट बेसिकली मटेरियल है। क्या है मैग्नेट? एक प्रकार का मटेरियल है। और मैग्नेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी हैं। जैसे देखो, अगर उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखते हैं कि वो है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मैं सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट को देखो, मैं मैग्नेट मैग्नेट में अट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन सबको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। और दूसरी इसके पास है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब जो डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। और इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को चीन ने बहुत कई साल, कई सदियों से इसको यूज़ करते आ रहा था। उसकी भी कहानी अगर किसी ने एनसीईआरटी कभी गलती से पढ़ी हो तो उसमें बहुत चीज़ समझाया गया है, अपन को उसे नहीं जाना है। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म। देखो, मान लो ये मैग्नेट है, मान लो ये मटेरियल है। इस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, मतलब जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, अपन उन सब प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। पहले देखो, हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखो? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी में इसका पहला नाम लिखो, जिसका नाम है क्या? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज।
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब वही कि कोई दूसरे अदर मटेरियल को अपने आप से अट्रैक्ट कर लेना। कुछ मटेरियल देखो याद रख लो कि जैसे आयरन को हमेशा ही अट्रैक्ट करता है, और फिर ये कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये निकल। बाकी मटेरियल उन सब के बारे में अपन बाद में बात करते रहेंगे धीमे धीमे। देखो अगर कहीं बचपन में कभी वो एक हमने तो बचपन में बहुत खेल खेला है। ऐसे करते थे कि ऐसे मैग्नेट रहती थी मेरे पास, तो उसको मतलब पूरे मिट्टी में देखना, तो मैं ऐसे घुमा के देखना तो उसको ऊपर काला ब्लैक ब्लैक ऐसे पाउडर चिपक जाता है। तो ऐसे भी उसकी किस वजह से, क्योंकि आखिरकार मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो जो पाउडर होता है ना वो मटेरियल हैं जो मैग्नेट से जाके चिपक जाते हैं। एक टाइप से समझ लो ओर है। ओर को अपन केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं समझे। और एक चीज़ देखो अट्रैक्टिव हो गई है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्टिव। क्या है डायरेक्टिव? डायरेक्टिव ऐसे होता है जैसे मान लो तुम्हारे पास इस टाइप से मैग्नेट है, एक वॉर मैग्नेट, तो उसको ऐसे बीच में लो या ऐसे रस्सी से बांध दो और ऐसे लटका दो। क्या करो? ऐसे लटका दो। तो देखना इसके जो दोनों एंड होंगे ना, एक एंड नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, एक एंड साउथ की तरफ हो जाएगा। तो देखो सुनो, जो मैग्नेट का जैसे मान लो साउथ पोल है, साउथ जिसे बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ सीकिंग। साउथ सीकिंग मतलब जो साउथ को खोज रहा है, उस पोल को, उस एंड को बोलते हैं हम साउथ पोल। एक दूसरा एंड है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग, मतलब जो नॉर्थ की तरफ जाए उसे नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। जो एंड नॉर्थ की तरफ, मतलब अपने, तुम तो जानते हो ना कि अपने इस अर्थ पे दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब भी तुम मैग्नेट को फ्रीली ऐसे करोगे ना, तो वो दो एंड की तरफ चला जाएगा। जो एंड साउथ की तरफ जाए उसे बोलते हैं साउथ पोल या साउथ सीकिंग, और जो नॉर्थ की तरफ जाए उसे बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग। जो अर्थ के जो पोल होते हैं उन्हें बोलते हैं जियोग्राफिकल पोल। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या समझे? इन दो पोलों के इसको अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब जो साउथ की तरफ जाए उसे साउथ सीकिंग बोलते हैं, जो नॉर्थ की तरफ जाए उसे नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। सिंपल सीधा जैसा कहा। देखो इसकी अगर और भी एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल करके देखने हो तो क्या कर सकते हो कि एक मानना एक तुम नीडल लेना, ऐसे नीडल, और उसे मैग्नेटाइज कर देना। मैग्नेटाइज करने का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। जनरली ऐसा होता है कि मैंने इसको ऊपर चारों से घुमाते रहो या फिर मैंने इसके पास रखो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। इसको लेना और फिर तुम क्या करना, ऐसे कहीं भी ऐसे टब में पानी भरना, पेज भी ले सकते हो या फिर कोई पत्ते भी ले सकते हो, और उसके ऊपर तुम क्या करना, मैग्नेट रख देना, ऐसे रख देना। देखना तुम्हारे मैग्नेट घूम के नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाएगा। क्या समझे? नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाएगा। यही मैग्नेट की खास प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी का तो बहुत जगह यूज़ किया जाता है कंपास वम्पास में, लेकिन जैक स्पैरो का कंपास ऐसा है ना कि इसका कोई हद नहीं है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर किसी ने देखी हो तो कमाल की मूवी है यार वो, जैक स्पैरो। हाँ देखो, अब तीसरी हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ जानते हो कि बचपन में हमेशा याद रखना कि मैग्नेट के पास दो पोल रहते हैं हमेशा। क्या रहते हैं? मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल रहते हैं, मतलब हमेशा पोलर फॉर्म में ही पाया जाता है। जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तुम क्या करोगे, इसको काट दोगे बीच, तोड़ दोगे बीच से, तो पता है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इतना सा पार्ट, और इसका जो अदर पार्ट ए हो जाएगा, पता कैसे, साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तुम अगर इसको भी काट दोगे ना तो फिर इतने से पार्ट में ये भी, मतलब तुम कितना भी छोटा करते जाओ ना, ये अपने पोल में ही रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा। तो तुम कितना इसका काट दो, मतलब हमेशा ये किसके फॉर्म में रहता है, डाईपोल के फॉर्म में। डाई मतलब दो और पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डाईपोल। ये मोनोपोल कभी नहीं होता है। जैसे चार्ज तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज अकेला रह सकता है, लेकिन मैग्नेट कभी नहीं रहता। जब भी अगर साउथ है तो नॉर्थ है, नॉर्थ है तो साउथ है। दो बात। तीसरी बात, अब देखो चौथी बात हम लोग बात करते हैं। एक तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बचपन में जानते हो कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल।
एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। जैसे मान लो बचपन एक गेम बहुत खेला होगा, ये नॉर्थ है साउथ है, दूसरी चिम्मक अगर यहाँ लाओगे ना, ये साउथ होगी नॉर्थ होगी, तो पता है ये मान लो ये चिम्मक इस देखो इसको खींचेगी अपनी तरफ, और जबकि दूसरी जगह ऐसा होगा था कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये साउथ है नॉर्थ है, पास में लाओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगी। सबसे अच्छी फीलिंग तुम्हें यही समझ में आएगी कि रिपल्सन कैसा होता है, अट्रैक्शन कैसा होता है। समझे कि नहीं समझे? और इस बात को अपन बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि गर्ल्स मेल फीमेल अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, साउथ का और नॉर्थ का अट्रैक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखना वो है कि करंट वाले का, कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो रिपल्सन होता है। एक ये सोच लो कि एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखना है, बाकी सब जगह तो अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब देखो बात आती है इसकी पांचवी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग जनरली यूज़ पता कहाँ करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में। मैग्नेटिक इंडक्शन बताते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ये रही सस्ती सी सिंपल सी मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। देखो ध्यान से सुनना। मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लो जैसे कोई तुम्हारे पास एक सॉफ्ट आयरन है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सॉफ्ट आयरन क्या है, बताते हैं। देखो एक बात बता दूं कि मैं केमिस्ट्री में तुम्हें काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा कितने टाइप के आयरन होते हैं, सॉफ्ट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, फलाना टिकाना, रॉट आयरन, बहुत टाइप के आयरन होते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट तुम्हें इतना समझना कि आखिर सॉफ्ट आयरन क्या होते हैं। सॉफ्ट आयरन वो आयरन होते हैं जिनमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है और इन्हें तुम ईजिली मैग्नेटाइज कर सकते हो, ईजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। मतलब आयरन के अंदर तुम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसानी से ला सकते हो और आयरन के अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आराम से गायब कर सकते हो। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझनी है। देखो आखिरकार मैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रकार का फिनोमेना है। इस फिनोमेना में कुछ ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम लेते हैं और उसके पास ही हम सॉफ्ट आयरन जो होता है उसका बार, जैसे सॉफ्ट आयरन का बार हम उसके पास रखते हैं, तो क्या होता है जो सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, मतलब उसके अंदर ही मैग्नेटिज्म आ जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि जो तुम्हारे इसके पास जो मैग्नेट रखी थी उसने क्या किया, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करा दी हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बात कुछ ऐसी होती है जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जैसे साउथ है नॉर्थ है, हम क्या करेंगे इसके पास एक सॉफ्ट आयरन रख देंगे। जैसे मान लो हमने इसके पास एक सॉफ्ट आयरन ऐसे तरीके से रख दिया, तो ऐसा होगा कि ये देखो साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे ना तो ये जो आया है ना ये भी मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा। सिंपल सी बात ही रही। देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ डेफिनेशन, उन डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इन डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा आगे यूज़ आएगा। जैसे तुमने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तब तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। जो डेफिनेशन अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो जाके देख लेना, सारे डाउट्स सारी समस्याएं तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विथ इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट रुको लिखवा देते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी एक डेफिनेशन कि मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होती, वो जगह होती मैग्नेट के चारों तरफ की जहाँ मैग्नेटिक फील्ड को तुम मतलब मैग्नेट के प्रभाव को तुम फील कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो ये मैग्नेट रखी है, इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसी को हम, जो चारों तरफ का स्पेस होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक जगह है। देखो हमेशा एक कन्फ्यूजन दूर रखना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे वहाँ सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनमें थोड़ा डिफरेंस याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर होना। बताएं इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चाहे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, चाहे फोर्स पढ़ो, चाहे कोई कुछ पढ़ो, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर को काफ़ी डिटेल में अगर पढ़ना है तो एक बार 11th क्लास की वीडियो जाके देख लो, काफ़ी डिटेल में वहाँ से समझाया है। तुमने क्या समझा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इसका ये जो बराबर इनके बीच में गैप दिखता है ना, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उसी को हम क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म शो कर रही हैं। अगर तुम्हें और बताएं रिप्रेजेंट करने का मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही हैं, देखो बाहर, तो उसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और ये डॉट की दूरी बराबर होनी चाहिए सबसे। समझे कि नहीं समझे? बराबर है तो इसका मतलब है क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाती हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। और इनकी भी दूर, मतलब ये भी एक यूनिफॉर्म सा दिखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम कि इनसाइड जा रही हैं। तो आखिरकार तुम्हें यूनिफॉर्म में बता क्या याद रखना है कि इसके पास पहली बात क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म मतलब कि इन सब का हर जगह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और हर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक होना चाहिए। तो क्या समझ, यहाँ तक सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में। देखो अगर तुमने चार्ज पढ़ा होगा, वहाँ अगर इलेक्ट्रिक पोल इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन मैग्नेट पोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि आखिरकार मैग्नेटिक पोल होता क्या है। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। आखिरकार मैग्नेटिक पोल होते क्या हैं? जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। ये तुम्हारे पास है नॉर्थ और ये हो गया है साउथ। देखो दीज आर द रीजन ऑफ अपेरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन अ मैग्नेटिक वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। मतलब मैग्नेटिक पोल उस जगह को कहते हैं जहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या जानो? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरीके से मैग्नेट दिख रही है बाहर से, तो इसके पोल थोड़े इससे अंदर होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं अंदर, और इस जगह मैग्नेटिक यहाँ से लेके यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ मैक्सिमम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। जैसे तुम यहाँ को निकलोगे, यहाँ थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगती है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है, लेकिन यहाँ तुम यहाँ साउथ की स्ट्रेंथ तो यहाँ नॉर्थ की स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने लगोगे, मतलब अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, जब भी मान लो तुम कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसमें दो एक एक्सिस अपन देख लेते हैं। अगर मान लो हम इस पोल से इस पोल को कनेक्ट करते हैं, इस पोल से इस पोल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो समझ लो कि इस पोल से इस पोल को जो लाइन टच करती है उसको हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो जस्ट समझो, अब क्या करो कि इस मैग्नेट का तुम हाफ कर दो सेंटर, और सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, क्या होती है? दोबारा सुनो, जो सेंटर से लाइन पास होती है उस लाइन को क्या कहते हैं हम? एक मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो इस मैग्नेटिक इक्वेटर की कुछ खासियत है। पहली बात ये है कि ये सेंटर से पास होती है। क्या होती है? सेंटर से पास होती है। और दूसरी बात ये मैग्नेटिक एक्सिस से 90 डिग्री बनाती है। तो इतनी समस्या दूर हो जानी चाहिए तुम्हारे। और भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, जिसका नाम है मैग्नेटिक लेंथ। देखो इसका कुछ एक सिंपल सा रेशियो जो तुम्हें याद रख लेना चाहिए। देखो सुनो, अब मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जैसे मान लो तुम्हारे पास मैग्नेटिक लेंथ, मान लो कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, क्या है? ऐसी वार मैग्नेट है। यहाँ मान के चलते हैं कि साउथ पोल, और यहाँ मान के चलते हैं नॉर्थ पोल है। अब तुम्हारे दिमाग में पता है कौन सी दिक्कत आ रही होगी कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? देखो बताएंगे सब, रुक जाओ, पहले हम ये मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी कंफर्म करते हैं तुम्हारे दिमाग में,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी मैग्नेट में दो लेंथ होती हैं, मतलब मैग्नेटिक लेंथ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। मान लो जो भी तुम वार मैग्नेट देख रहे हो ना, ये वार मैग्नेट, इसमें दो टाइप की लेंथ देखने को मिलेंगी। एक को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ और एक को हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ वही होती है जो तुम्हें देखने को मिलती है, क्या समझे? ज्योमेट्रिकल लेंथ वही लेंथ होती है जो तुम्हें, देखो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि कितनी है, यहाँ से यहाँ के मान के चलते हैं कि कितना है 10 सेंटीमीटर। ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तुमने देखा, जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान लो मैग्नेट ये देख रहे हो ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, जियोमेट्रिकल लेंथ। और ये जो पोल होते हैं, मैंने कहा कि इससे थोड़े अंदर को होते हैं, ए पोल और ए पोल, इन दोनों के बीच की लेंथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ हमेशा जियोमेट्रिकल लेंथ से कम ही नज़र आएगी तुम्हें, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसका रेशियो निकालें मैग्नेटिक लेंथ और अपॉन जियोमेट्रिकल लेंथ, तो इसका रेशियो हमेशा तुम्हें हमेशा 1 से कम ही नज़र आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होता है। और इसका रेशियो तुम्हें याद कर लेना, इन दोनों का रेशियो होता है, वो होता है 0.84। फिक्स करके रख लेना अपने दिमाग में। देखो जो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ये तो अपन स्केल से नाप सकते हैं और इसकी हेल्प से तुम इसको पता लगा सकते हो, क्या समझे? जैसे हमने क्या बोला है कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है, हमने कह दिया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो अब तुम पता लगा सकते हो कि नहीं कि मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी। मैग्नेटिक लेंथ होगी 0.84 इंटू 10, तो कितनी हो गई 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया है? इसी की हेल्प से तुम पता लगा सकते हो कि इसके मैग्नेटिक पोल कहाँ हैं। समझो, देखो 10 में से 8.4 माइनस करो, कितना होता है 1.6, और 1.6 को तुम 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा है 0.8। अब देखो समझो 0.8 यहाँ अंदर आ जाओ, ए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.8, और यहाँ से 0.8 तुम अंदर आओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.8। आया समझ में कि नहीं आया है? कि अगर मान लो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल नापते हो, यहाँ से लेके मान लो स्केल नापोगे तुम, तो ये आएगा 0.8 सेंटीमीटर पे, और यहाँ नज़र तुम्हें आएगा वो आएगा 9.2 सेंटीमीटर पे। जो है ना ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक पोल की पोजीशन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैं कहूँगा दो में से तुम कोई भी एक तरीका याद कर लेना, दो में से कोई भी एक तरीका याद कर लेना। मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैं कहूँगा कि जो पहला तरीका बता रहा हूँ उसको याद करोगे तो बेहतर रहेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं इनसाइड द मैग्नेटिक बार, उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसको अपन ने याद कैसे किया? इसको याद किया अपन ने सन। समझे कि नहीं समझे? एस से नॉर्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इसी की वजह से तुम पता लगा सकते हो कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं तो बाहर से कुछ इस तरीके से आएंगी, तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। अगर मान लो ये नॉर्थ है, मतलब यहाँ एंटर करेंगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेंगी। क्या समझे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का तुमने समझ लिया है। नॉन यूनिफॉर्म को, जैसे अगर मान लो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ इन लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होती है,
वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, और जहाँ इन लाइन की डेंसिटी कम हो जाती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें सिंपल सस्ती सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो तुम भी दिमाग लगा रहे होगे कि भैया हमने क्या जाना है कि अब ये मैग्नेट है, मान लो तुमने कहा भैया सू मैग्नेट, मतलब ये मान लो वॉर मैग्नेट है, इसको हम साउथ बोल देते हैं, इसको नॉर्थ बोल देते हैं। तुम कहोगे भैया मैग्नेट है, यहाँ एक आयरन का पीस रखा रहता है या फिर कुछ भी, मान लो दूसरी मैग्नेट रखी रहती है, तो इसमें फोर्स की तो मतलब अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन पुल या पुश जो भी हो, तो बेसिकली एक प्रकार का फोर्स ही तो है। तो अब भैया जैसे आपने कूलाम्स लॉ पढ़ाया था, उसमें आपने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ भी आप कोई फॉर्मूला बता दीजिए। तो मैं कहूँगा देखो ध्यान रखो, देखो जस्ट वेट, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस पोल की स्ट्रेंथ, मतलब तुम्हारे पास दो पोल आ गए ना, एक साउथ है एक नॉर्थ है, ये पोल स्ट्रेंथ, इस पोल स्ट्रेंथ को हम लोग बोल देते हैं QM1 और इस पोल स्ट्रेंथ को बोल देते हैं QM2। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा डाइपोल होते हैं, मतलब दो पोल रहते हैं हमेशा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, इसे बोलते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो कूलाम्स लॉ ऑफ, इसे लिख लो, थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, मैग्नेटिक फोर्स। देखो जैसे जस्ट मान लो कि यहाँ एक तुम्हें मैग्नेट रखी है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, यहाँ तुम्हारे पास एक दूसरी मैग्नेट रखी है, यहाँ मान के चलते हैं नॉर्थ है ये साउथ है, और यहाँ मान के चलते हैं वैक्यूम है मीडियम जो भी है। देखो अब तुम्हें याद रखना कि पोल स्ट्रेंथ जो होती है, मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो थोड़े अंदर होते हैं, यहाँ होगा और यहाँ होगा। इस पोल से लेके इस पोल तक की दूरी को हम बोलेंगे क्या, R। देखो जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं ना, वो यहाँ से यहाँ की नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ से इन दो पोल की डिस्टेंस। अगर से जस्ट थोड़ा से ऐसे बना लेंगे तो ऐसे हो जाए कुछ इस तरीके से, एक पोल एस रहा और एक पोल एस ए रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं R, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कुछ एक कहता है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। देखो मान लो जे मैग्नेट है ना, इसकी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होगी, अभी समझाएंगे जब पढ़ाएंगे कि आखिरकार पोल स्ट्रेंथ कैसी है। और इसकी भी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होगी, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम बोल देते हैं QM1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम बोल देते हैं QM2। देखो तुम यहाँ साउथ लिया नॉर्थ भी ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि हमने नॉर्थ लिया है या फिर साउथ, जो भी तुम्हें लेना वैसे लिख सकते हो। तो इन दोनों में जो बताए फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, इन दोनों अब देखो साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन लगेगा ना, तो इन दोनों का अट्रैक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, वो करता है QM1 M2 इन दोनों के प्रोडक्ट पे। और दुनिया का लगभग जितने फोर्स होते हैं ना, वो लगभग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस पे, कि दूरियां बढ़ेंगी, मोहब्बत हो या नफरत हो कम हो ही जाती है। अब कुछ निब्बी आ जाएंगे, ज्ञान पे लेंगे, नहीं भैया लॉन्ग डिस्टेंस बहुत होता है, बट अभी तुम बहुत छोटे हो। अपन ने पढ़ लिया है, हम जानते हैं कि इन दोनों को, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इसको करेंगे QM1 QM2 अपॉन R²। रघुकुल रीत सदा चली आई कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम हो गया K। इस K को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बेसिकली ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मीडियम पे।
समझे कि नहीं समझे कि आखिरकार इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है। तो आखिरकार जब इसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखा तो के की वैल्यू हमारे पास आई, वो आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आई है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और अब क्या जानना है, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी। परमिएबिलिटी, इस पर भी एक मैंने मतलब वीडियो बना के रखी है, जाके देख लें तो बेहतर रहेगा। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो भी देखो हर स्पेस की, हर मीडियम की अलग अलग परमिबिलिटी होती है। जो क्या बोलते हैं फ्री स्पेस होता है, जैसे मान लो जो वैक्यूम होता है उसमें परमिबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू होती है, वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट में अपन बाद में जाएंगे, घबराओ नहीं। हेनरी पर मीटर होती है, अपन बाद में जाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इतना जान लो कि होती है। परमिबिलिटी ऑफ वाटर, परमिबिलिटी ऑफ ऑयल, परमिबिलिटी ऑफ फलाना, सबका अलग अलग होता है, इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी भी आ जाती है। नाम पढ़ेंगे अपन, सब डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, इतना डरने वाली बात नहीं है। तो अपन ने लिया और कंबाइन करके देखा तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आई है, फोर्स इक्वल टू आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन r²। r जो बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, और QM1 है पोल स्ट्रेंथ और QM2 है पोल स्ट्रेंथ ऑफ दूसरा म्यू नॉट। देखो अब समझना है कि जितनी ज़्यादा परमिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। समझ? देखो अभी जस्ट समझाता हूँ, तो मैं रुक जा, वेट करो, अभी मैं समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा। जो भी पता मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जस्ट तुम्हारे दिमाग में सेट करने का है कि आखिरकार फॉर्मूला तुम्हें किस तरीके से सेट करना है। रियल क्वेश्चन का किस तरीके से होता है, किस तरीके से तुम्हें सोचना चाहिए, उसको मैं बाद में कराऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे दिमाग में सेट तो हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आखिरकार इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। क्या समझे? देखो इसी को हम तुम्हें समझाते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन कुछ बच्चे विद्वान होंगे जिनके दिमाग में एक डाउट्स आ रहा होगा कि भैया आपने जो पोल स्ट्रेंथ लिया है ना, आप ज़रा इसकी यूनिट ही बता दीजिए। जब इतना पढ़ा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। क्या समझे? इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। अपन पूरे डिटेल में समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अपन को जो ज़रूरत है वो पढ़ लेते हैं। जैसे मान लिख के चलते हैं कि एक पार्ट ए रखा है नॉर्थ है, ए रखा है साउथ है, और इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है। इसकी पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? 8 एम्पियर मीटर। और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कितनी? हम मान लेते हैं 4 एम्पियर मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं? इन दोनों की, तो इन इस पोल से लेके इस पोल तक की डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं कितना? वो हो जाती है 4 मीटर। समझे कि नहीं समझे? 4 मीटर। तो ये बताओ कि इन दोनों में, ये नॉर्थ है साउथ है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है कि ए वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को अपनी तरफ कितने से खींच रही होगी, या फिर ए वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को अपनी तरफ से कितने से खींच रही होगी। तो होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 इंटू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुम्हें याद हो जानी चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू याद होती है, उसकी होती है 10⁻⁷। 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 कैंसिल, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ए वाला पोल इस वाले पोल को अपने को इतने फोर्स से खींच रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ज़्यादा सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। देखो अब हम बात करते हैं आगे की। अभी तक हमने क्या निकाला है कि मान लो दो हमारे पास ये मैग्नेट थी, इन दोनों मैग्नेट के बीच के मैग्नेटिक पोल की जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था हमारे पास 4 मीटर। ए वाला नॉर्थ था और ए वाला साउथ था, ए साउथ था और ए नॉर्थ था, और इन दोनों के बीच की जो फोर्स अभी हमारे पास आ रहा था उसकी वैल्यू आ रही थी F इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अब किसी के दिमाग में थोड़ी कट्टी पिट्टी आ रही हो क्योंकि तो बच्चे हैं यार, अपनी मैग्नेट टूट सकती है। मान लो ऐसा हुआ कि मैग्नेट टूट गई, मान के चलते हैं कि मैग्नेट मान लो से टूट गई है एक्सिस के अलोंग,
ये कौन सी अलॉन्ग टूटी, एक्सिस। या फिर अगर तुम बायो वाले स्टूडेंट हो तो इसी चीज़ को तुम लोग क्या बोलते हो, ट्रांसवर्सली। मान लो अगर ट्रांसवर्सली टूटी तो अभी मैग्नेट तुम्हारे पास इस तरीके से आ गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया है। समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, और हम मान के चलते हैं कि अभी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने बराबर रखा, 4 मीटर था, 4 मीटर ही रहा। देखो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी थी, इसकी स्ट्रेंथ थी 8 एम्पियर मीटर। जैसे ट्रांसवर्स टूटेगा तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 8 एम्पियर मीटर ही रहेगी। और ये भी अगर टूट जाएगी ना तो इसके में भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बस याद रखना कि मैग्नेट हमेशा दोनों पोल में पाई जाती है। देखो अभी टूटी, ये डिस्टेंस हुआ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 4 मीटर ही रखते हैं। अगर ये पोल ये यहाँ थोड़ा खिसका भी होगा तो ये अपन तब भी 4 रखेंगे, तो तब फोर्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट 4 पाई QM1 QM2 अपॉन आर का स्क्वायर, 10 की पावर -7। QM की वैल्यू कितनी होगी, QM की वैल्यू 8 रहेगी, इसकी वैल्यू 8 रहेगी और ये 4 का स्क्वायर रहेगा, मतलब 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। मतलब कोई भी फोर्स में इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। क्या समझे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जब मैग्नेट को तुम यहाँ कट कर दोगे ना तो इसके मास में चेंज आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो स्टार्टिंग में 100 ग्राम की थी तो जब कटेगी तो ये 50 ग्राम, 50 ग्राम मास में चेंज आ सकता है। तो इसकी वजह से बहुत कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आने वाला, इतना जान लो। एक्सेलरेशन मैक्सिलरेशन अपन को बाद में पढ़ेंगे, आयरडो व्यास वर्मा के कोई क्वेश्चन लगाएंगे तब बेसिकली क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में से। हाँ देखो, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने दिमाग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा ही मोहब्बत हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, क्योंकि कूलम्स में तुमने 2 चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी को हम लोग इसमें भी कन्वर्ट करेंगे कि QM को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था पोल स्ट्रेंथ को, एक को कर दिया नेगेटिव में और एक को कह दिया हमने पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब जो नॉर्थ पोल होता है ना उसे हम नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, और जो साउथ पोल है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं +QM। इसको याद करने का बहुत सस्ता, गरीबों वाला, आसान सा तरीका, नॉर्थ नेगेटिव याद हो जाना चाहिए। एक याद कर लो कि दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि भैया ज़रूरी नहीं कि मैग्नेट हमेशा इस तरीके से ही टूटे। कोई बच्चा कहेगा भैया हमारी मैग्नेट तो टूटी इस तरीके से, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, बीच से टूट गई है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लोग, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इसको मतलब एक्सिस के अलॉन्ग, ये इक्वेटर के अलॉन्ग टूट रही थी, मतलब सेंटर। देखो जब ये मैग्नेट टूटे ना तो इसको सेंटर से टूटनी चाहिए, तोड़ेंगे तब ये सिस्टम है। और जब मैग्नेट ऐसे हो तो तब भी सेंटर से ही होनी चाहिए, एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो बायो वाले होंगे इस टाइप को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरीके से अब टूटी अपने पास मैग्नेट, तो क्या हुआ, मान लो 2 पार्ट में से टूट गई है, ऐसा हो गया है, नॉर्थ हो गया है, ये साउथ है, नॉर्थ। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी 4 सेंटीमीटर, तो अब कितनी बची, अब बची है 2 सेंटीमीटर, और अब बची है 2 सेंटीमीटर। समझे, इस तरीके से मैं समझाने चाह रहा था। अभी देखो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी थी, 8 एम्पियर मीटर, और अपने पास ये दूसरी मैग्नेट, ये मैग्नेट दूसरी थी अपने पास, ये साउथ है, नॉर्थ मान लेते हैं। इसकी मैग्नेट स्ट्रेंथ कितनी थी, वो थी 4 एम्पियर मीटर। ये जब 20 से ऐसी टूटी ना इस तरीके से, ये साउथ बना है, नॉर्थ बना है, तो इसकी पता है मैग्नेट स्ट्रेंथ पता है कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट हाफ। तो इसकी मैग्नेट स्ट्रेंथ हो जाती है कितनी, इसकी हो जाएगी 2 एम्पियर मीटर, और इसकी मैग्नेट स्ट्रेंथ हो जाएगी 4 एम्पियर मीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी हमने बराबर रखी है, तो हम क्या देखते हैं कि 4 मीटर, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा म्यू नॉट 4 पाई QM1 QM2 आर स्क्वायर, 10 की पावर -7, 4 × 2, 4 का स्क्वायर,
तो 0.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो मतलब इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है। सिंपल सी बात है, तोड़ोगे तो जैसे मान लो अगर ये 100 ग्राम की थी तो ये 50 ग्राम ही बचेगा। मास में इस तरीके से चेंजेस आएगा, मास में तो दोनों में चेंजेस आएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ टूटेगी तो मास में तो बेसिकली उसको एक चेंजेस आएगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें सस्ती सी सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को हमेशा एक डाउट्स रहता है, डाउट्स ये रहता है कि भैया ये जब मैग्नेट को हम हाफ कब होगी और कब नो चेंज रहेगा। देखो मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था, ये नॉर्थ है ये साउथ है। जब तक तुम पोल को नहीं काटो तब तक पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है। क्या समझे? जैसे मान लो तुम इस तरीके से मैग्नेट को काटते हो तो इस पोल को तो हमने कुछ नहीं टच नहीं किया ना, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे मान लो मैग्नेट इस तरीके से, ये साउथ है नॉर्थ है, जब हम इस तरीके से काटते हैं ना, जैसे मान लो एक पोल होता है, ये इसको काटा ना तो पोल आधा कट गया ना, तो हम कहते हैं कि इसकी मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ में चेंजेस आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो एक अपन और अच्छा सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे मान लो तुम बाज़ार से गए और 2 मैग्नेट लेके आए और दोनों मैग्नेट बराबर बराबर हैं। हम क्या मानते हैं कि इसकी लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। समझ रहे कि नहीं? देखो और दोनों की S1 मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं N2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S2। मतलब 2 मैग्नेट्स लिए S1 N2 लिया है। और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के पोल स्ट्रेंथ की जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलते हैं वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। कितनी है पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है 80 एम्पियर मीटर। क्या समझे? मीटर। इस पोल से लेके इस पोल S1 से लेके S2 की दूरी है वो कितनी? वो है 40 सेंटीमीटर। और नॉट N1 और N2 के बीच पोल स्ट्रेंथ की दूरी है, पोल की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो पता लगाना है कि आखिरकार इन दोनों मैग्नेट पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। कुछ विद्वान बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेंगे और खुश हो जाएंगे। गलती बहुत बड़ी करते होगे, इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं F1। F1 कौन सा फोर्स है? N1 से लेके N1 और N2 के बीच के फोर्स को, इन दोनों के बीच के फोर्स को F1 बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब हमारे पास आता है F2। F2 कौन सा फोर्स है? F2 फोर्स है S1 से लेके S1 के बीच का फोर्स। तो क्या है? S1 एंड S2 का फोर्स। अब हम बात करते हैं F3 के बारे में। F3 पता बेसिकली क्या है? इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई बच्चे पता क्या, अगर इसको क्वेश्चन करते, कई बच्चे पता क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों का फोर्स निकालते और खुश हो जाते हैं। इन दोनों का नहीं निकालना, पूरे सिस्टम का निकालना होता है। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ इतने, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया ताकि तुम और अच्छे से एनालाइज कर सको। बस जो पहले बताया था ना वो जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए था। मेन क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो आखिरकार देखते हैं F3 किसके बीच का फोर्स है। देखो N1 और S2 के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, N1 एंड S2 के बीच का फोर्स। अब एक फोर्स और होगा जो N2 से लेके S1 के बीच का फोर्स होगा। ये सारे स्टेप याद रख लो। S1 के बीच का फोर्स मान लो इन दोनों का हो गया है, इसका हो गया है, और इसका हो गया है, और इसका हो गया, मतलब सब कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जो F नेट की वैल्यू आएगी ना वो आएगी F1, F2, F3 और F4। स्टार्ट हो जा F1 निकालना। F1 क्या होगा? म्यू अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। QM समझ लेना, जस्ट मैं जल्दी जल्दी में लिखता जा रहा हूँ। देखो 10⁻⁷
इन दोनों के बीच का ए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी, पोल स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 18 एम्पियर मीटर। 80 इंटू 80 अपॉन 0.10 का स्क्वायर। कन्फर्म, कोई दिक्कत, सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा तुम्हें 64.064 न्यूटन। इन दोनों का हो गया है, इस इन पड़ गया है, कितना आ गया है 0.064। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 40। तो मैं कहूँगा कि कुछ नहीं, इसको चलो कोई बात नहीं, इसको कर ही देते हैं। 10 की पावर -7 80 इंटू 80 अपॉन 0.4t का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर पता है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इस वाले आंसर का 16 गुना कम। तो आंसर आएगा इसका आएगा 0.004 न्यूटन। नेगेटिव पॉजिटिव, देखो अभी इन दोनों में, इसमें और इसमें रिपल्सन चल रहा है तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो हम बात करते हैं N1 और S2 का फोर्स। तो ये F3 की वैल्यू अपन को निकालनी है। 10 की पावर -7 80 इंटू 80 और बस इन दोनों के डिस्टेंस में चेंज आएगा, वो आएगा 0.25, क्योंकि N1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 + 15 25 का स्क्वायर। तो F3 की जो तुम्हें वैल्यू देखने को आएगी, इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को आएगी, वो आएगी 0.010 न्यूटन। अभी जस्ट देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में हम लोग बाद में जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना तो ज़रूरी बनता है। देखो F1 जो है इसका डायरेक्शन क्या था, इन दोनों पे था तो डायरेक्शन कुछ इस साइड से आ रहा है। इन दोनों पे देखा डायरेक्शन भी कुछ इस टाइप से आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। फिर N1 और S2 का देखा तो इसका डायरेक्शन हम मान के चलते हैं कि ऐसा डायरेक्शन आ रहा है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो इसका मतलब है कि F3 इक्वल टू होगा -0.010 न्यूटन, समझे ना। जब वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये रहा। अब हम बात करते हैं F4 के बारे में। F4 क्या है, N2 और S1 के बीच की है। देखो N2 और S1, तो इसमें तुम देखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा इस साइड में, जिसका मतलब ए भी नेगेटिव ही आने वाला है। लेकिन F4 की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस सब कुछ वही रहेगा, मैग्नीट्यूड 10 की पावर -7 80 इंटू 80 अपॉन 0.25 का स्क्वायर। सॉल्व करके लाओगे तो वही आएगा 0.010 न्यूटन। और नेगेटिव का, क्योंकि जस्ट देखो जो अट्रैक्शन है उसे हम नेगेटिव ले रहे हैं, जो अट्रैक्शन उसे नेगेटिव लो, जो रिपल्सन है उसे हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू -0.010, इसकी वैल्यू -0.010। सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा 0.048 न्यूटन। समझो देखो अब किसका आया है, पॉजिटिव का। इस पे हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं, घबराओ नहीं। देखो डिस्कशन इस तरीके से होगा इस पे कि हमने देखा ये रहा है, एक जगह दोनों मैग्नेट बराबर थी, दोनों का पूरा स्ट्रेंथ बराबर था। ये S1, ये N1, ये N2 और ये S2। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को, या फिर ये वाली मैग्नेट इस वाले मैग्नेट को पता कितने फोर्स से रिपेल करेगी, वो होगा पता कितना 0.048 न्यूटन। क्या समझे, 0.048 न्यूटन से इसे रिपेल करेगी। अगर मान लो इसका जस्ट हम पोल अपोजिट करके देख लेंगे, तो मान लो इसको S2 रख देंगे, इसको N1 N2 रख देंगे, तो यही फोर्स देखना तुम्हें नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को अपने इतने फोर्स से खींच रही होगी।